श्रवण बेलगोला के चंद्रगिरी पहाड़ी पे राजशिल्पी दासोज एक शिलाखंड को तराश रहे हैं। नक्काशी इतनी बारीक कि मानो लग रहा हो साल भर का बालक अपने नन्हे हाथों से मिट्टी का घर बना रहा हो। और हो भी क्यों ना, ये कोई आम शिलाखंड नहीं है। इसमें उकेरा जाना है एक पूरा का पूरा जीवन वृत्त, एक साधारण से नौजवान के भारतवर्ष के चक्रवर्ती सम्राट बनने से लेकर संसार त्याग तक की वह यात्रा, जिसने न सिर्फ भारतवर्ष की वैचारिकी को बल्कि वैचारिकी के साथ साथ राजनीतिक सामाजिक परिप्रेक्ष्य को बदल के रख दिया। क्या थी वो यात्रा और कौन था वो सारथी, आइए जानते इस नए एपिसोड में। आज से 2300 साल पुराना भारत, हम महाजनपदों के काल से आगे बढ़ चुके थे। उस समय संपूर्ण उत्तरापर्त पर नंद वंश का राज चलता था। संपूर्ण भारतवर्ष की बात की जाए तो भारतवर्ष कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। सभी राज्यों के अपने अपने इंटरनल अफेयर थे, इसलिए उन्हें ग्रीक से आती उस आंधी की भनक तक नहीं लग पा रही थी जो बेहद ही भयावह थी। नंदवंश उत्तरापथ की सबसे बड़ी शक्ति थी, भारतवर्ष की सबसे बड़ी शक्ति थी, लेकिन नंदवंश की राजशाही इतनी भ्रष्ट हो चुकी थी कि उन्हें ग्रीक से आते हमलावरों का कोई भी खबर नहीं लग पा रही थी। सौभाग्य से क्रूर यवनों की आंधी मगध के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में फैलती, उससे पहले ही राजा पौरुष ने उसे झेलम में बुझाकर शांत कर डाला। यवन पीछे हटे लेकिन छोड़ गए अपने साथ अपने निशान। सिकंदर के जाने के बाद भारतवर्ष का पश्चिमोत्तर का एक बड़ा भाग सिकंदर के अधीन हो चुका था, जिस पे सिकंदर ने अपने जनरल बैठा रखे थे। यानी सरल शब्दों में कहें तो हमारे भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा भाग, हमारे भारतवर्ष की माटी सिकंदर के अधीन थी। चंद्रगुप्त भी अपने किशोर वय में ये सब देख रहे थे। गुरु चाणक्य ने उन्हें एक सेना संगठित करने का आदेश दिया। चंद्रगुप्त ने अभी वनचरों आदि वन जनजातियों से एक सुसंगठित सेना खड़ी कर दी और बगावत कर दी मगध साम्राज्य के विरुद्ध। मगध पर घनघोर आक्रमण किया, लेकिन दुर्भाग्यवश चंद्रगुप्त मौर्य को पीछे हटना पड़ा। तब चंद्रगुप्त को एक बात समझ में आई कि खिचड़ी अगर बीच में से खाई जाए तो गर्म लगेगी। खिचड़ी को खाने का सबसे सच्चा तरीका यह है कि उसे किनारों से खाया जाए। इस बात से सीख लेकर के चंद्रगुप्त ने अपनी सेना को गंधार में भेजा और सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर पे आक्रमण करके गंधार को विजित किया और गंधार से यवनों को खदेड़ा। और इसके साथ साथ चंद्रगुप्त ने इसी के साथ साथ संपूर्ण भारतवर्ष को अपने साम्राज्य के अधीन किया और संपूर्ण भारतवर्ष को एक किया। पश्चिम के इतिहासकार कहते हैं कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारतवर्ष को जीत लिया। प्लिनी लिखित नेचुरल हिस्टोरिया के किताब 4 के अध्याय 22 के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार सेना, 8,000 युद्ध रथ और 9,000 युद्ध हाथी थे। चंद्रगुप्त के साम्राज्य की सीमाएं एक तरफ तो बलूचिस्तान तो दक्षिण में मैसूर, उत्तर में हिंदू कुश तो पूर्व में बंगाल तक फैली थीं। शासन की सुविधा से संपूर्ण साम्राज्य विभिन्न प्रांतों में विभाजित था और इस साम्राज्य का नाम था द ग्रेट मौर्य एम्पायर। सम्राट चंद्रगुप्त से पहले हमारा भारत विभिन्न छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। अगर किसी ने इन राज्यों को एक करके इस भारतवर्ष का सर्वप्रथम नक्शा तैयार किया तो वो सम्राट चंद्रगुप्त ही थे। इतिहासकार बतलाते हैं कि उनके काल में जैन धर्म को बहुत उन्नति मिली। चंद्रगुप्त जैन धर्म का पालन तो करते ही थे, बल्कि उनकी सभा में श्रमणों का भी एक विशेष आदर हुआ करता था। चंद्रगुप्त महान ने 22 साल तक शासन की बागडोर अपने हाथ में ली, लेकिन इतने बड़े साम्राज्य का विजेता संसार को तो जीत लिया, लेकिन अपने अंदर चलने वाले अंतर्द्वंद्वों को न जीत सका। उस समय संपूर्ण भारतवर्ष पर जैन धर्म की पताका को उत्तुंग की अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु जैन धर्म की प्रभावना कर रहे थे। और एक दिन ऐसा आता है कि आचार्य भद्रबाहु के पास सम्राट चंद्रगुप्त नतमस्तक होकर के आ जाते हैं और कहते हैं, मुझे जैनेश्वरी दीक्षा दीजिए, जैन धर्म में दीक्षित करिए। मित्रों, हिस्टोरिकल फैक्ट है कि सम्राट चंद्रगुप्त अपने गुरु आचार्य भद्रबाहु के संरक्षण में, अध्यक्षता में नग्न जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण करते हैं और जैन साधु के रूप में अपना बचा हुआ जीवन गुजारते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तथ्य की
इस बात की जितनी उपेक्षा इतिहास में हुई है उतनी उपेक्षा किसी भी तथ्य की नहीं हुई है। सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन को तो हम और आप सभी जानते हैं, लेकिन सम्राट चंद्रगुप्त की जैनेश्वरी दीक्षा के मामले में लीपापोती कर दी जाती है, जो एक चिंतनीय विषय भी है। इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल लिखते हैं कि मुझे जैन लेखन के ऐतिहासिक आंकड़ों ने यह दावा करने के लिए मजबूर किया कि चंद्रगुप्त ने अपने शासनकाल के अंत में राज्य छोड़ दिया और जैन तपस्वी के रूप में उनकी मृत्यु हो गई। मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि हमें सहमत क्यों नहीं होना चाहिए। मैं यह विचार रखने वाला पहला व्यक्ति नहीं हूँ। श्री राइस, जिन्होंने श्रवण बेलगोलू के जैन शिलालेखों का गहन अध्ययन किया और इसके पक्ष में निर्णय भी दिया, और अंततः श्री स्मिथ का झुकाव भी इसी ओर है। मित्रों, आचार्य भद्रबाहु के समय 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ता है, जिसमें आचार्य भद्रबाहु यह निर्णय देते हैं कि संपूर्ण संघ को उत्तर से दक्षिण की ओर विहार कर देना चाहिए। चंद्रगुप्त भी आचार्य भद्रबाहु के साथ और 12,000 साधुओं के साथ दक्षिण की ओर विहार कर देते हैं। मित्रों, इतिहास में बहुत सारी यात्राएं हुई, लेकिन मैं समझता हूं कि यात्रा की दृष्टि से उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की यह यात्रा सर्वाधिक महत्वपूर्ण यात्रा थी। यही यात्रा थी जिसने दक्षिण भारत में जैन धर्म की ध्वजा को और उत्तुंग कर दिया, और आने वाले 1000-1500 साल तक तो दक्षिण भारत का मुख्य धर्म ही जैन धर्म बना रहा। आचार्य भद्रबाहु का संघ 12 वर्ष का लंबा समय दक्षिण भारत में गुजारते हैं, जिसमें से एक मुनि संघ को तमिल प्रदेश में विहार करने का निर्देश दिया जाता है। मित्रों, समय ज्यों-ज्यों बढ़ता गया, आचार्य भद्रबाहु का स्वाद भी त्यों-त्यों गिरता रहा, और एक समय ऐसा आया कि चंद्रगुप्त ने आचार्य भद्रबाहु की खूब सेवा की और श्रवण बेलगोलू के एक पहाड़ी पर आचार्य भद्रबाहु ने अपनी जीवन की अंतिम श्वासें सल्लेखना पूर्वक ली। मित्रों, श्रुत परंपरा के अंतिम साधक, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जैनत्व के लिए समर्पण कर दिया और जिनकी वजह से दक्षिण भारत में इतना जैन धर्म फला फूला, उन्होंने अपनी अंतिम श्वासें श्रवण बेलगोलू की माटी को दान कर दी। इतिहासकार बतलाते हैं कि सम्राट चंद्रगुप्त ने अपने गुरु आचार्य भद्रबाहु की खूब सेवा की और उन्हें सातापूर्वक सल्लेखना दिलवाई। मित्रों, आचार्य भद्रबाहु के मरण के पश्चात 295 ईसा पूर्व में इस महान सम्राट ने भी अपने जीवन की अंतिम श्वासें सल्लेखना पूर्वक ग्रहण की। मित्रों, सम्राट चंद्रगुप्त के अंतिम प्रयाण यानी सल्लेखना पूर्वक मरण की घटना का प्रभाव इतना बड़ा हुआ कि संपूर्ण द्रविड़ क्षेत्र के मन में चंद्रगुप्त बस गए। संपूर्ण द्रविड़ क्षेत्र की जनता के मन में चंद्रगुप्त ने अपना वो स्थान बना लिया कि जिस स्थान से जैनत्व का डंका बोल गया। अभी तो जिस श्रवण बेलगोलू की पहाड़ी पर सम्राट चंद्रगुप्त अपनी अंतिम श्वासें ली, उस पहाड़ी का नाम ही आज चंद्रगिरी पहाड़ी है, और उस पहाड़ी पर 6वीं शताब्दी में गंग वंश के द्वारा बनाई गई एक सुंदर वसति भी है, जिसका नाम ही है चंद्रगुप्त वसति। और उसी वसति में 11वीं शताब्दी में होयसलों के संरक्षण में उड़ीसा के शिल्पी दासोज एक शिलाखंड को तराशते हैं, जिसमें एक नौजवान के सम्राट चंद्रगुप्त बनने से लेकर के संसार त्याग तक की पूरी यात्रा उकेरी जाती है। सोचिए, एक घटना और उसका प्रभाव कितनी सदियों तक चला। तो इस प्रकार जैन धर्म के सच्चे प्रभावक सम्राट चंद्रगुप्त को हम नमन करते हैं, सराहना करते हम राजशिल्पी दासोज के उस शिलाखंड की, जिसमें आज भी हमें वह यात्रा, वो जीवन वृत्त श्रवण बेलगोल में देखने को मिलता है। जय जिनेंद्र।